नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मैं इस वक्त मौजूद हूं सह्याद्री गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने। आप देख सकते हैं किस तरह से सह्याद्री गेस्ट हाउस के बाहर हलचल है, क्योंकि आज बड़ी बैठक यहां पर हुई है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी नासिक में प्याज की नीलामी 6 दिन से बंद है व्यापारियों की हड़ताल की वजह से, और सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती का हल निकालने के लिए आज अहम बैठक बुलाई गई। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने ये बैठक बुलाई, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे। आश्वासन यही है कि जल्द हल निकाला जाएगा। तो इसी जानकारी के साथ और ये तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत करें। और आइए सबसे पहले खबर आपको हम दिखाते हैं दिल्ली से, जहां अब तक की सबसे बड़ी चोरी इस तरह की सामने आई है। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा की ये खबर है, जहां छत के रास्ते चोर शोरूम में घुसे। उन्होंने स्ट्रांग रूम की दीवार काटी, शोरूम साफ करके चले गए। दुकानदार का कहना है कि 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पर उन्होंने हाथ साफ किया है, जो कि दिल्ली में इस तरह की सबसे बड़ी चोरी है। पुलिस के हाथ फिलहाल कुछ नहीं है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जंगपुरा का नामी उमराव सिंह ज्वेलर्स, अब इस शोरूम में गहने के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। चार मंजिला इस शोरूम में चोर छत के दरवाजे लॉक तोड़कर दाखिल हुए। फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर स्ट्रांग रूम की दीवार तोड़कर पूरा शोरूम साफ कर दिया। शोरूम के मालिक एम.के. जैन के मुताबिक करीब 25 करोड़ रुपए के गहने चोर ले गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर जांच में लगे हुए हैं। लोकल पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के भी अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और जांच में लगे हुए हैं। तो इस तरह से दिल्ली में ये अपने आप में चोरी की काफ़ी बड़ी घटना है, जिसमें 20 से 25 करोड़ के जो गहने हैं वो चोर यहाँ से चोरी कर ले गए हैं। और एक तरह से ये जो पूरा शोरूम है ये साफ कर दिया है। जो उमराव सिंह ज्वेलर हैं वो जंगपुरा इलाके के बड़े ज्वेलर हैं और इनका जो शोरूम है वो मेन रोड पर शोरूम है और काफ़ी बड़ा शोरूम है। आप देखिए कि यहाँ पर और भी बहुत सारे ज्वेलर हैं, लेकिन इनका जो शोरूम है वो काफ़ी बड़ा शोरूम है और ये पूरा जो शोरूम है वो चोरों ने साफ कर दिया है। हम तो सवेरे 10:30 बजे पता लगा है, आज सवेरे। कल हमारी छुट्टी थी, आज कल परसों इतवार को हम 7:15 बजे दुकान बंद करके गए हैं। कितने की चोरी मानते हैं आप? अब करीब हमारे हिसाब से तो 20 करोड़ रुपए की चोरी है। कैसे हुआ? अब क्या पता कैसे हुआ, हमको क्या पता। कहाँ छेद किया, कैसे हुआ? स्ट्रांग रूम में छेद किया है। ऊपर से आए थे क्या? छत से? ऊपर से छत से। अच्छा, वहाँ भी दीवार में छेद किया है? वहाँ पे ताला तोड़ा है, ऊपर दरवाजा लगा हुआ है। अच्छा, लाला जी दीवार कहाँ की तोड़ी सर? दीवार नीचे स्ट्रांग रूम की। खास बात यह है कि स्ट्रांग रूम की दीवारें 3 तरफ लोहे की हैं और एक तरफ ईंट पत्थर की। चोरों ने दीवार को उसी तरफ से काटा। शोरूम के मालिक के मुताबिक उन्होंने रविवार रात को शोरूम बंद कर दिया था। फिर सोमवार को बाजार बंद होने से शोरूम बंद था। इसके बाद मंगलवार सुबह जब वो लौटे तो शोरूम के बाहर लगा इलेक्ट्रिक पैनल टूटा मिला और जब शोरूम का शटर खोला तो सारे गहने गायब मिले। पुलिस के मुताबिक उन्हें संदिग्धों के कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जांच जारी है। अभी हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम बुला रखी है, जो हमारी एडवांस फॉरेंसिक टीम है। तो हमने अभी सेफ को खोला नहीं है। अभी सेफ को खोलने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना स्टॉक इनका गया है। लेकिन हाँ, ये एक बर्गलरी हुई है, सेंध काट के बर्गलरी हुई है। चोरों ने सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़खानी भी की है। अभी ये साफ नहीं है कि चोर रविवार रात को आए या फिर सोमवार रात को। दिल्ली पुलिस की कई टीमें जांच में लगी हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मौकाए वारदात का जायजा लिया है। इस शोरूम के पीछे कोई गली नहीं है, सारे मकान आपस में जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि चोर छत पर कहां से दाखिल हुए? क्या शोरूम का कोई कर्मचारी इसमें शामिल है या फिर यह एक प्रोफेशनल गैंग है? क्या चोरी के पहले यहाँ की रैकी हुई है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 42,000 खाता धारकों के साथ 150 स्टाफ की चिंताएं किस तरह से बढ़ी हैं, दिखाते हैं आपको मुंबई से इस विशेष रिपोर्ट में।
52 सालों से मुंबई में हार्डवेयर स्टोर चला रहे 70 साल के कारोबारी राजेश पटेल झटके में हैं। किसी तरह 5 लाख रुपए निकल आए, लेकिन करीब 4 लाख रुपए अब भी द कपोल कोऑपरेटिव बैंक में अटके हैं। आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं और कमाई की संभावनाएं भी नहीं है। राजेश कहते हैं कि पैसे मिलने की उम्मीद अब कम ही बची है। और मेरा कपूर बैंक में 8,89,413 बैलेंस था, उसमें से 5 लाख रुपए आया है और बैलेंस है 3,89,413। तो उन लोग जो बीच में गया था तो उन लोग बताते हैं कि वो आरबीआई वाले करेंगे, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। उम्मीद है कि पैसे आएंगे आपको? चांसेस तो लगता नहीं है, क्या वो भी। टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी चला रहे 54 साल के मनीष शाह को भी द कपोल कोऑपरेटिव बैंक में इनके 1 लाख की एफडी की चिंता है, क्योंकि हमारा वहाँ पे ऑलरेडी 1 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट पड़ा हुआ है, वो अभी तक हमको मिला नहीं है। जब नवंबर में हमने इंक्वायरी किया था तो उन्होंने बोला जनवरी में आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो कुछ हमको मिला नहीं है अभी तक। अभी देखो क्या होता है, आगे क्या होता है मालूम नहीं है अभी। तो बैंक में आपने जब इंक्वायरी की तो क्या बताया? आरबीआई से आएगा जो भी है, आपको आरबीआई से आएगा जो भी है। हमने हमारा अकाउंट डिटेल भी दे दिया है, सबको दिया हुआ है। अभी तो वो लोग बोलता है जब प्रॉपर्टी सेल होगा तभी आपको जो आएगा तभी मिलेगा। मतलब कोऑपरेटिव बैंक आपको अच्छा इंटरेस्ट देती है, लेकिन वो सामने आपको पैसा खोना ही है, समझ लो। वो हिसाब से आपको रखना है। वहाँ पे इंटरेस्ट के रेट ज़्यादा के जाएंगे तो आपका पैसा जाना ही 100% वहाँ से। बैंक के मुताबिक 5 लाख से कम जमा राशि वाले 41,000 जमाकर्ता हैं, जिनके करीब 36 करोड़ रुपए बैंक के पास हैं। तो 5 लाख से ऊपर जमा राशि वाले करीब 1,622 जमाकर्ता हैं, जिनके करीब 131 करोड़ रुपए अटके हैं। वैसे रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम DICGC से 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा। आंकड़ों की माने तो DICGC से अब तक 240 करोड़ रुपए कपोल कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को भेजे जा चुके हैं, लेकिन बैंक की फिक्र ये है कि ये रकम DICGC को रिफंड करनी होगी, यानी रिकवरी से आए पैसे जमाकर्ताओं के बजाय DICGC को देने पड़ेंगे। ऐसे में बैंक अब इन नियमों में थोड़े बदलाव की आस में है। बैंक की CEO ने NDTV से बात की। सुबह हमारी बोर्ड मीटिंग हुई है। वी आर नाउ गोइंग टू RBI। ये जो है इसमें एक चैलेंज ऐसा है कि all banks, they are paying to DICGC premium on full deposits. But when DICGC give money, we have to refund it. So now 230 crores or 240 crores, whatever they have given, we have to refund. So that law has to be challenged by all these things. So it is a legal point for all, not only for Kapol Bank. डिपोजिटर्स जिनका 5 लाख या उससे कम अमाउंट बैंक में है, उन्हें अपना पैसा मिल जाएगा, और जिनका उससे ज्यादा है उन्हें शायद नुकसान भुगतना पड़ेगा। DICGC ने ग्राहकों की सुविधा के लिए अपने पोर्टल यानी कि DICGC.org.in पर क्लेम विलिंगनेस फॉर्म भरने की सुविधा दी हुई है। तो ग्राहक जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो यहां पर जाकर अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं। बैंक के साथ जुड़े करीब 150 स्टाफ की भी चिंताएं हैं। ये प्रकाश कुडासमा हैं, 22 सालों से कपोल कोऑपरेटिव बैंक में कार्यरत हैं, ऑफिसर पद पर हैं। विलय की उम्मीद थी, अब भविष्य अधर में है। इतनी बड़ा रिस्क है, और ये हमारे करीब हम लोग जब भी स्टार्टिंग था तभी तो मतलब 600 स्टाफ थे हमारे, तभी जब भी बैंक प्रॉब्लम है। उसके बाद कम करके अभी वो 600, उनका भी फैमिली का कितना प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद ये अभी हमारे जो 134 स्टाफ है हम लोग का भी सबका प्रॉब्लम है। अभी आगे क्या करना है था ऐसा कि मन में कि आगे मर्ज हो जाएगा हमारा बैंक, कोई ले लेगा, ऐसा होप था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। समुदाय संचालित कपोल सहकारी बैंक की स्थापना 1939 को हुई थी। 15 शाखाएं हैं कुल इसकी, 14 मुंबई में हैं, एक सूरत में। 30 मार्च 2017 को बिगड़ी वित्तीय हालत को देखते हुए बैंक के किसी भी तरह से क्रेडिट और डिपॉजिट पर पाबंदी लगा दी गई थी। बैंक का कहना है कि साल 2014 से अब तक करीब 500 करोड़ की रिकवरी वो कर चुका है। 100 करोड़ का NPA बोझ अब भी बाकी है। तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर रिकवरी की जो रकम है वो रिफंड के तौर पर DICGC को दी जाएगी तो डिपॉजिटर्स का क्या होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और मुंबई के गरवारे क्लब चुनाव में शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। अध्यक्ष पद पर बिना विरोध वो विजय तो हुए, लेकिन पूरा पैनल हार गया। इस हार के क्या मायने हैं, क्या ही ये पूरा मामला, समझा रहे हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े।
मुंबई के जाने माने क्लब में से एक और दक्षिण मुंबई के प्रतिष्ठित क्लब के तौर पर जिसकी पहचान है, ऐसे गरवारे क्लब के चुनाव में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पैनल को बड़ा झटका लगा है। यूँ कहें कि शरद पवार को बड़ा झटका लगा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शरद पवार डेवलपमेंट जो ग्रुप है वो पिछले 30 सालों से गरवारे क्लब में उनका एक छत्र राज जो है वो देखने को मिला है। शरद पवार की इस चुनाव में बतौर अध्यक्ष बिन विरोध जो है उनका चयन हुआ है, लेकिन उनका पैनल जो है बुरी तरीके से हार गया। उनकी पैनल की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष पद के लिए राज के पुरोहित मुंबई बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इसके अलावा विधायक भी वे रह चुके हैं और उनका दावा था कि वो इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बड़े मार्जिन से जो है चुनाव जीतेंगे, लेकिन उनकी बुरी तरह हार जो है यहाँ पर इस चुनाव में हुई है। उनका मुकाबला मुख्य तौर पर हम आपको बता दें कि जीसीएच डायनामिक ग्रुप के साथ उनका मुकाबला था और काफ़ी ज़बरदस्त मार्जिन से इस जो पैनल है इनका उसने इस चुनाव में जीत हासिल की है। गरवारे क्लब की अगर मेंबर्स की बात की जाए तो काफ़ी प्रतिष्ठित ये क्लब माना जाता है। लगभग 14,000 के करीब इसमें मतदाता है, जिनमें से 13,000 के करीब मतदाताओं ने इस चुनाव में हिस्सा लिया और 3 दिन तक जो है वो ऑनलाइन वोटिंग का एक विकल्प जो है वो दिया गया था और उसके बाद एक दिन मुख्य तौर पर ऑफलाइन वोटिंग जो है यहाँ पर की जानी थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो जीसीएस डायनामिक ग्रुप है उसकी जीत के पीछे जो व्यू रचना बनाई गई थी उसके पीछे मुख्य तौर पर जो किरदार निभाया वो महाराष्ट्र विधानसभा के और कुलाबा से विधानसभा बीजेपी के विधायक है राहुल नार्वेकर, उन्होंने निभाया। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मंगल प्रभात लोढ़ा जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, ये दोनों लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी व्यू रचना बनाई और शरद पवार डेवलपमेंट पैनल की यहाँ पर बुरी तरीके से हार हुई है। मैं आपको बता दूं कि दक्षिण मुंबई के जो जाने माने क्लब कहे जाते हैं उनमें से गरवारे क्लब जो है वो टॉप 5 का क्लब माना जाता है और काफ़ी दक्षिण मुंबई के जो जाने माने लोग हैं वो इस क्लब के मेंबर है। लिहाजा इसे लोकसभा चुनाव से पहले भी एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दक्षिण मुंबई की अगर बात की जाए तो इस इलाके में काफ़ी प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। फिर चाहे मुकेश अंबानी की बात की जाए या फिर टाटा की बात की जाए, ऐसे बड़े उद्योगपति इसी दक्षिण मुंबई के इलाके में रहते हैं। तो ये जो गरवारे क्लब है वहाँ पर शरद पवार के पैनल की हार निश्चित तौर पर शरद पवार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुजरे वक्त की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के सम्मान। क्या कहा उन्होंने इस सम्मान पर, दिखाएंगे आपको आगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बीते वक्त की मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। अपने समय में उन्होंने कई मशहूर फिल्में की हैं। इस मौके पर उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने। वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है और इस मौके पर हमसे बात करने के लिए खुद वहीदा जी हैं। वहीदा जी बहुत बहुत शुक्रिया। पद्मश्री पद्म भूषण के बाद दादा साहब फाल्के क्या अहमियत रखता है आपके लिए? देखिए, जब कभी कोई भी अवार्ड मिलता है इंसान को खुशी तो ज़रूर होती है। कोई ये नहीं कह सकता मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे फैंस, मेरे इंडस्ट्री वाले, मेरी मिनिस्ट्री जो आईबी मिनिस्ट्री और अनुराग ठाकुर जी सब ने मिलके दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। नारी शक्ति अधिनियम जो है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मौके पर जब पास हुआ है तब आपको ये अवार्ड मिला है। फिल्म जगत में नारी शक्ति के बारे में आप क्या कहेंगी और क्या हालात हैं नारी शक्ति के? देखिए, इस हिसाब से आजकल बहुत सारे फीमेल डायरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। जोया अख्तर हैं और फारा खान हैं और मुझे एकदम से नाम नहीं याद आ रहे हैं। बहुत सारे फीमेल डायरेक्टर्स हैं जो अच्छी फिल्में बनाते हैं, अच्छे राइटर्स हैं। पहले भी थे राइटर्स, मगर उनके कभी आगे बढ़ने नहीं दिया या नहीं हुआ उनसे, जो भी हो। नारी शक्ति को जो किरदार बढ़ावा देते हैं, गाइड भी अगर हम बात करें अपने आप में बहुत आउटगोइंग फिल्म थी। अपने उन किरदारों के बारे में देखिए, गाइड के बारे में क्या, जो रोजी का कैरेक्टर था कि उससे पहले मेरे ख्याल से कोई ऐसा हिंदी स्क्रीन पर सीन नहीं था जो उसके हस्बैंड के साथ नहीं बनती तो वो गुफा में जाके उनसे लड़के तमाचा मार के वॉकआउट करे, वरना इट वाज नो हस्बैंड को तमाचा मारा ऐसे कैसे हो सकता है। तो
मैं ये नहीं कहती कि आप तमाचा मारिए, मेरा कहने का मतलब उतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए कि आपको जो चाहिए, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।